दिल्ली में कांग्रेस को लगा एक बड़ा झटका। पूर्वी दिल्ली के पूर्व पार्षद रमेश पंडित भी गए आम आदमी पार्टी में। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी सेंध लगा रही आम आदमी पार्टी। सफाई कर्मचारियों की निगम के अधिकारियों के साथ होगी मीटिंग। कर्मचारियों ने कहा मांगे पूरी नहीं की गई तो हड़ताल रहेगी जारी। निगम के सफाई कर्मचारी 14 फरवरी से कर रहे हड़ताल। महिलाओं की रसोई पर महंगाई की मार, सब्जियों के दामों में फिर से इजाफा। जनता ने कहा घर का बजट बिगड़ रहा, कम सब्जियां खरीदने के लिए मजबूर। कलकदुमा कोर्ट ने 6 आरोपियों को हत्याकांड में दिया दोषी करार। मौके का फायदा उठाकर एक आरोपी हुआ मौके से फरार। कई बार आरोपी के फरार होने के मामले हुए दर्ज। आरोपी कैसे भागा, की जा रही जांच पड़ताल। बीजेपी ने जनमत संग्रह के जरिए जानी लोगों की राय। केजरीवाल सरकार के विरोध में लोगों से पूछे सवाल। महिलाओं ने कहा शराब के ठेके होने चाहिए बंद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को अब पार्टी में रख पाना प्रदेश नेतृत्व के काबू से बाहर होता जा रहा। दिल्ली के एक और बड़े कांग्रेसी नेता रमेश पंडित ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में रमेश पंडित आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। खासतौर पर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक एक करके कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब दिल्ली में एक ही नगर निगम था तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे मुकेश गोयल पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में चले गए थे। रमेश पंडित भी अविभाजित नगर निगम के पार्षद रहे हैं और वे एक स्वास्थ्य कमेटी समेत कई कमेटियों के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्हें पिछली बार कांग्रेस ने टिकट दिया था और अब वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे। इस कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें वापस ले लिया। बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ वे कांग्रेस के कई आंदोलन में भी शामिल रहे हैं, लेकिन पार्टी के कुछ और सीनियर नेताओं से मतभेदों के कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला किया। रमेश पंडित के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अब उनके प्रीत विहार से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और साथ ही पूर्वी दिल्ली में पहले से ही कांग्रेस की हालत काफी खराब चल रही है और अब उसके लिए एक और बड़े झटके से उभर पाना आसान नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हम एमसीडी के अंदर आम पार्टी की सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से एमसीडी के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को धोएंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी 14 फरवरी से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर निगम के अधिकारी कोई गौर नहीं कर रहा। कर्मचारियों ने बताया कि सोमवार को निगम के नेताओं के साथ मीटिंग है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल का उग्र रूप भी देखने को मिलेगा। दरअसल कर्मचारियों की मांगे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन दी जाए, बकाया सैलरी हमें दी जाए, तभी हम काम पर वापस लौटेंगे। देखिए, हड़ताल जो चल रही है वो कर्मचारी की जायज मांगों को लेकर चल रही है। अब इसमें प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो अब वो कहते हैं कि जीता हुआ संगठन, तो कल जीते हुए संगठन ने भी समर्थन दे दिया है, तो जिसके चलते कल ही उन्होंने सोमवार की 2 बजे की बैठक बुला ली है। जो भी अपनी मांग डिमांड है उन पर चर्चा होगी। सैलरी ही समय पर नहीं दे पा रहे और लाभांश की तो बात ही क्या करें। रिटायरमेंट कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही है, जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको कोई भुगतान नहीं हो रहा है। मांगे सबसे पहले तो हमारी मांगे जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और काफ़ी दिनों से हमारे कुछ लाभांश पड़े हुए हैं जो कि ये निगम हमें दे नहीं पा रहा। तो कुछ लाभांश है हमारे पड़े हुए हैं और कुछ हमारे जो मोबाइल ऐप के लिए है उसके लिए है और ठेकेदारी पर्दा के लिए है हमारी। ये हमारी मांग है। उनको एरियल देने के लिए आनाकानी करते हैं, सैलरी के लिए आनाकानी चल रही है, अंतिम लाभांश नहीं, पेंशन नहीं। तो इन्होंने कुछ प्रोपगेंडा बनाया है एमसीडी में अधिकारियों ने कि इनको 2013 से इनको करंट में पक्का कर दो। उसमें क्या है, ना तो एग्रीमेंट लगेगा ना कुछ लगेगा, बंधुआ मजदूर की तरह 25,000 30,000 तनख्वाह देंगे इनको। हम उसका विरोध करते हैं।
एक बार फिर से महिलाओं की रसोई पर महंगाई का असर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। नींबू के दाम 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जो पहले 60 से 80 रुपए किलो हुआ करते थे। अदरक भी 80 रुपए किलो पहुंच गई है। साथ ही हरी सब्जियों के दामों में भी 2 गुना की वृद्धि हो गई है। ऐसे में जनता का कहना है कि घर का बजट तो बिगड़ता ही है और साथ ही सब्जियां कम खरीदने पर भी मजबूर हो जाते हैं। आम जनता की जेब पर मार पड़नी भी शुरू हो गई है। टमाटर 40 रुपए किलो और मिर्च 120 रुपए किलो। हाँ जी, थोड़ा सा बढ़ा है। जैसे में आपके हो गए आलू का बढ़ गया है थोड़ा सा, ऐसे बोरी पे बढ़ा है। हाँ, टमाटर और थोड़ी बहुत गाजर पहले भी मतलब कि थोड़े हमें पेटी पे कम मिलते थे, अब थोड़े बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। हाल फिलहाल में आलू का रेट बढ़े हुए हैं। आलू अभी 450 पौने 500 का कट्टा आ रहा था, वो अब 700 रुपये तक पहुंच गए हैं। किलो का वहीं पहले 15 रुपये किलो बेचते थे, अब 20 रुपये बेच रहे हैं। हाँ, आलू का रेट बढ़ गया है। आलू 3-4 रुपये किलो पे बढ़ गया है। मिर्ची पहले 80 रुपये किलो था, अभी तो समझ लो 120 रुपये किलो है। हरी मिर्च तो बहुत महंगा है, मंडी से आ रहा है 500 रुपये धरी, यहाँ बिक रहा है 140 रुपये किलो। ये तो पीछे से ही महंगा हो गया है। हम लोग को तो मंडी में जैसे पहले आते थे 500 का, अभी आ रहे 700 का। बहुत फ़र्क पड़ जाता है भैया, पूरा राशन घर का सब गड़बड़ा जाता है। अब सोचो आपकी 30 रुपये किलो टमाटर 50, 40, 60 तक पहुंच जाते कभी कभी। सर ये सब्जियां ही क्या सभी कुछ महंगी हो रही हैं। क्या दूध, अमूल का दूध बाहर से आ रहा है? नहीं, यूक्रेन से आ रहा है या कीव से आ रहा है या यूरोप से आ रहा है, जो 2 रुपये एकदम से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? अभी असर लगाए जा रहे हैं कच्चे तेल पर। 10 तारीख के बाद दाम फिर बढ़ेंगे तो सब कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर, इसमें क्या करेंगे। अब हम लोग जैसे आम जनता है वही उसके ऊपर ही होता है जो भी कुछ होता है। पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुरी इलाके के 2016 में हुए हॉरर किलिंग मामले में वीरवार को 6 आरोपियों को हत्याकांड के दोषी करार दिया गया है। जैसे ही जज ने अपने फैसले को सुनाया तो एक आरोपी ने कोर्ट में हंगामा शुरू कर दिया और मौके का फायदा उठाकर प्रदीप तोमर नाम का आरोपी मौके से फरार हो गया। इस पर हमने कुछ वकीलों से बात की तो उनका कहना था कि कोर्ट में सुरक्षा के मामले में चूक पहले भी कई बार हो चुकी है और इस बार भी अगर कोई फरार हो जाता है तो यह एक गंभीर मामला है। पुलिस को सुरक्षा के मद्देनजर अच्छे इंतजाम करने चाहिए। कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि कैसे कोई दोषी कोर्ट से फरार होने में कामयाब हो जाता है। हालांकि 24 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है वो बीत जाने पर अभी तक प्रदीप तोमर आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। देखिए, 2006 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी कुछ 6 एक्यूज्ड के खिलाफ। तो उस मामले के अंदर पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल करी थी और फाइनली जब करकाडुमा कोर्ट में कल उनको सेंटेंसिंग सज़ा सुनाई जानी थी तो बताया जा रहा है कि जैसे ही सज़ा सुनाई तो कैदियों ने हंगामा करना कोर्ट में शुरू कर दिया और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उनमें से जो एक एक्यूज़ था जिसको सज़ा सुनाई गई थी वो मौका देख के वहाँ से भाग निकला। देखिए, बेसिकली क्या है कि बार बार कचहरी के अंदर बम विस्फोट की वारदात हो, चाहे गोली चलने की वारदात हो, चाहे कैदी भागने की वारदात हो, ये वारदातें जो है ना रेगुलर हो रही हैं। हमारी कोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सिक्योरिटी लैप्स इसलिए है कि जो इंग्रेस और आउटग्रेस, अंदर जाने और बाहर जाने का जो रास्ता है वो इतने सारे हैं कोर्ट के अंदर कि आप कहीं से भाग के कहीं भी चले जाएं। जैसे हाई कोर्टों में होता है कि 1 या 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है, वहीं से आना जाना रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो आप किसी भी कोने से अंदर आ जाएं और किसी भी कोने से आप बाहर भाग जाएं। इसी का फ़ायदा उठाकर ये कैदी भी जो है पुलिस की कस्टडी से भाग गया। देखिए, ये तो एविडेंट है कि मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस हैं अभी कोर्ट जैसी जगहों पे भी, जहाँ पे इतने सारे लोग रोज़ की तादाद में आते हैं। अब ये देखिए, एक कैदी है, अक्यूज्ड है, वो किस तरीके का घन्ने अपराध करके आया नहीं आया, वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए कितना बड़ा इशू है ये, कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पुलिस अपने काम को बहुत सीरियसली करे, सिक्योरिटी लैब से इसको हटाया जाए और सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। बीजेपी ने एक जनमत संग्रह बॉक्स बनाकर लोगों ने एक पर्ची में अपनी राय लिखी और उसे जनपद संग्रह बॉक्स में डाला। जब हमारी संवाददाता ने महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि शराब के ठेके तो हर जगह खोले जा रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। बच्चे घर में शराब पीकर आते हैं, घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो रही, जिससे घर की शांति भी भंग होती है और महिलाओं ने अपनी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। जगह जगह ठेके जो खोले जा रहे हैं और जो प्लानिंग है कि हर वार्ड में, पहले तो इनकी प्लानिंग 3 की है, बाद में इसको बढ़ाने की है। कई वार्डों में तो ये स्थिति 8 ठेके खुल गए हैं और अब शराब जो है रात्रि में 3 बजे तक मिलेगी और
365 दिन में से 3 दिन मात्र बंद रहेंगी। महिलाएं हैं चाहे युवा हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं वो मजबूर हैं शराब पीने के लिए, क्योंकि जब उनको रोज़गार नहीं मिलता है दिल्ली के अंदर तो वो पीते हैं। और उम्र भी इन्होंने 25 साल से 21 साल कर दी है। महिलाओं को उनके पतिदेव जब शराब पी के आते हैं तो प्रताड़ित करते हैं। और स्थिति ये है कि ये शराब नीति इसलिए लेकर आए कि लोग भूल जाएं कि दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली में बसों की संख्या कम है, यमुना नदी गंदी है। ये बहुत अच्छा है, जगह जगह होना चाहिए। रीज़न क्या है, केजरीवाल तो लोगों को निठल्ला बना रहा है, जगह जगह फ्री का सामान करवा के फ्री का वो करवा रहा है, ये लोगों को बिल्कुल बेकार बना देगा। ये जो दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ है, जो इन्होंने जगह जगह ठेके खोल दिए हैं, जो इनका वादा था, जो संकल्प में था कि 500 स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल की जगह इन्होंने 800 से ऊपर ठेके खोल दिए। मैं तो कहता हूँ जी शराब के ठेके जब पहले सरकारी थे उसी तरीके से या तो चलने दो, और ये तो दुकानें बन गई हैं, इनका तो आगे फ्यूचर और भी गलत है। 850 लोगों के अब तक फार्म भर चुके हैं। ये आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो फार्म भरे जा रहे हैं, अभी कई लेडीज से मेरे पास आई जिन्होंने भरा, उन्होंने कहा मेरा पति पी के मुझे बहुत मारता है, मेरे छोटे छोटे बच्चों को मारता है, रोड पे शराब पी के पड़ा रहता है, मेरे को रात भर ढूंढने जाना पड़ता है। मैडम ये सब सोच के महिलाएं साइन कर रही हैं। फैमिली में परेशानी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है और शराब पी के मार पिटाई करते हैं घर वालों से ही, इसलिए बंद करनी सही चाहिए। देखिए, दिल्ली सरकार की जो विनाशकारी शराब नीति है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दिल्ली के अंदर 1000 स्थानों पर हम ये जनमत संग्रह कर रहे हैं और लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो अपने जवाब दे रहे हैं। और अभी तक तो जैसे मैं यहाँ झील में हूँ, सुबह 10 बजे से यहाँ तो 100% लोग जो भी सर्वे कर रहे हैं वो इस शराब नीति के खिलाफ है, क्योंकि ये शराब नीति महिलाओं के खिलाफ है, दिल्ली के युवाओं के खिलाफ है, दिल्ली की जनता के खिलाफ है। 100% जो महिलाएं हैं वो साफ साफ बोल रही हैं इससे हमारा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। और दिल्ली का कर क्या दिया, 25 साल था, 25 साल को 21 साल कर दिया। मतलब ये चाहते हो कि हमारे बच्चे जवान होते ही शराब पीना शुरू कर दें। महिलाओं के लिए आप खोल रहे हो, ड्रिंक ठेके खोल रहे हो, 30% सस्ती मिलेगी, तो क्या करेंगे शराबी? बहुत ज़्यादा खिलाफ है, बहुत परेशान होते हैं हम, घर में कलेश वगैरह सब चलते हैं, अच्छा नहीं लगता शराब पीना हमारा। हमें भी परेशानी होती है, पार्क भी जाते हैं, पार्क के पास खुल गया, डर भी लगता है वहाँ कोई हाथ लगा दे। सभी जगह अच्छी रिपोर्ट है। अभी हमारे पंकज जी प्रभारी जी होके आए हैं, 1200 के करीब हर जगह फार्म भरे जा रहे हैं। पब्लिक के अंदर अच्छा संदेश जा रहा है निचले लेवल पर कि भाई इस तरीके की जो नीति है वो जो हमारे यूथ को जो आने वाला कल है उसको बिगाड़ रहे हैं। और इसका भूर हमारे सब साथी यहाँ खड़े हुए हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये जो लोगों का जनमत है इस बॉक्स के अंदर सुबह 9 बजे से लेके यहाँ पर 800+, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों ने और जो स्टूडेंट है स्कूल के उन्होंने इसका विरोध किया है। और मेरे पास जो हेडक्वार्टर का कैंप है वहाँ 650 लोगों ने अभी तक वहाँ पर इसके जो फॉर्म है हमारे डिपॉजिट हो चुके हैं। ये आप कह रहे हैं हम नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली में क्या कर रहे हैं, दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खोल रहे हैं। तो मैं तो खुद इसका बहुत विरोध करता हूँ। हमारे परिवार, हमारे जो भी भाजपा जनता पार्टी परिवार है, सब इसका घोर निंदा करते हैं। कि यहाँ कुछ महिलाओं का ये भी कहना था कि उनके बच्चे अब तक शराब नहीं पीते थे, लेकिन जब से मिलने लगी है फ्री में लेके पड़े रहते हैं, काम धंधे पे जाना छोड़ दिया है, घर परिवार चलाना उन लोगों के लिए बहुत कठिन हो। तीनों एमसीडी से जो लोग कॉलोनियों में विकास की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एमसीडी का सारा खजाना लगभग खत्म हो चुका है। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली के तीनों निगम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। निगम के पास जो पैसा आता है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन का होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने टैक्स में कटौती कर दी है। मेयर ने आगे कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। दिल्ली सरकार का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सारा पैसा निगम को मिल जाए तो हम समय पर सैलरी भी पाएंगे। दिल्ली सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण दिल्ली की तीनों निगमें आर्थिक स्थिति में ठीक नहीं है। सभी की आर्थिक स्थिति खराब है और पूर्वी दिल्ली की बात करें तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ का जो रहने वाले लोग हैं उनकी आय कम है, यहाँ से टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो जो कि निगम के काम आए, निगम के विकास में काम आए। लेकिन एक बहुत बड़ा भाग जो दिल्ली सरकार को देना होता है, दिल्ली सरकार हमें वो पैसा नहीं दे रही। हमारे पैसे में बहुत बड़ी मात्रा में कटौती की गई है।
13,000 करोड़ रुपये चौथे वित्त का वो आज तक नहीं दिया गया। इसके अलावा जो अभी पिछले साल का पैसा है वो भी काफ़ी बकाया है। हम लोग परेशान हैं। हम सैलरी समय पे देना चाहते हैं, सभी कर्मचारी सैलरी है, उनके बोनस हैं, जो भी उनकी देय है हम समय पे देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति आराम नहीं दे पा रही। दिल्ली में कोरोना पाबंदियां हटने के बाद से मार्केट में भीड़ बढ़ गई है। कोरोना के केसों में आए दिन कमी देखी जा रही है। वहीं जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने गांधीनगर के दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था व्यापारी जो मार्केट में आ रहे हैं कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आसपास लोकल से आने वाले लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे, लोग मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मास्क का सवाल है, दुकानदार और उनका हमारा जो स्टाफ है वो तो मास्क लगाते हैं, जो बाहर से व्यापारी आते हैं और जो रोड पे चलने वाले हैं उनमें थोड़ी लापरवाही देखनी शुरू हो गई है और उससे फिर कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ये भुगता भी हम व्यापारियों ने दिल्ली ने, क्योंकि बाहर के स्टेटों में लॉकडाउन ऑड इवन नहीं लगा, खाली दिल्ली में लगता है। तो हम प्रशासन से CCN TV चैनल के माध्यम से कहेंगे, प्रशासन जो चालान की प्रक्रिया पहले करता था वो नहीं हो रही, तो उसको दोबारा नोटिस किया जाए, उसके चालान होने शुरू हों। गांधीनगर में लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, सैनिटाइजर बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए। और गांधीनगर के व्यापारी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट में स्थिति सही हो रही है, ऐसे कोरोना भाव जैसे भूल चुके हैं कि दिल्ली में कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोरोना नहीं है, अभी कोरोना कहीं गया नहीं है। आप इसमें सख्ती करके सरकार से मेरी विनती है, सख्ती करी जाए जिसमें चालान भी कटे जाए और दुकानदारों को इसका पालन करने के लिए भी आज्ञा करा जाए। जो बाहर का व्यापारी आता है वो मास्क नहीं पहनता है, झल्ली वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, रेडी वाले हैं, कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा और मार्केट में भीड़ पहले से ज़्यादा है। ये चीज़ को और सोशल जो सिविल डिफेंस के बंदे थे उन्होंने चालान काटने बंद कर दिए, इस पर दोबारा तवज्जो दी जाए। ये ना हो कि दिल्ली दोबारा इस दुख को फिर झेले। दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार सारे बाजार खुल गए हैं, लेकिन गांधीनगर का व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, कोई दूरी बना के नहीं रख रहा, आपस में मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो सिविल डिफेंस के पहले चालान होते थे वो सब बंद हुए हैं। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो चालान दोबारा से चालू हो ताकि व्यापारी वर्ग सुरक्षित रह सके और जो व्यापार करने आए वो भी सुरक्षित रह सके। दिल्ली में आने वाले समय में CNG का संकट मंडरा सकता है। दरअसल पेट्रोल पंप संचालकों ने मांग की है कि उनकी कमीशन और बिजली खर्च को बढ़ाया जाए। अगर CNG कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो 10 मार्च के बाद CNG की बिक्री आम लोगों के लिए बंद कर दी जाएगी। हालांकि IGL के स्टेशन पर सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन इसका असर उन पेट्रोल पंप पर भी दिखाई देगा जहां पर CNG मिलती है। लोगों का कहना है कि अगर 10 मार्च के बाद सप्लाई बंद की जाती है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी ये मांग पिछले 3 साल से चल रही है कि जो बिजली की दर जिस रेट से हमको रियम्बर्समेंट करते हैं बिजली की दरों का, उसको रिवाइज़ किया जाए। और इन्होंने 2016 में करार भी किया था जिसमें कहा था कि ये हमको बिजली के उपकरण जो इनके लगे हुए हैं उस पर जो बिजली की दर है वो उसको एक्चुअल मीटर या सब मीटर पे देंगे। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी उन्होंने उस पे कार्रवाई नहीं करी है और जिसकी वजह से हर डीलर को दिल्ली में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि IGL हमारी मांगों को नहीं सुन रहा था काफ़ी समय से, तो इसलिए कल हम IGL दफ्तर गए थे, IGL भवन, और हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने अपनी दोनों मांगों को दोहराया है और हमने उनको 10 दिन का समय दिया है कि आप इसका सोल्यूशन 10 दिन में करिए, अन्यथा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा CNG की सेल को बंद करने के लिए। इतनी सारी मीटिंग्स हमने इनके साथ की, IGL वालों के साथ, जो बोला कि ये प्रॉब्लम है, ये दूर करिए, हमने कर दी। उसके बावजूद ये कोई सुनने को राजी नहीं है। तो हम अब हम पे कोई चॉइस नहीं है, बट हमको एक एजिटेशन करना पड़ेगा। सो आपके माध्यम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे जो है जो जायज़ हैं, जो मिनिस्ट्री तक ने बोला है इनको बढ़ाने के लिए कमीशन, वो बढ़ाएं। बहुत नुकसान होगा। दिल्ली में काफ़ी सारी CNG की गाड़ियाँ हैं और एक देखा जाए तो ये जो CNG एक सब्सिट्यूट है पेट्रोल और डीजल का, व्हीकल्स का भी पोल्यूशन के अंदर भी बड़ा फ़र्क आता है एनवायरनमेंट का। तो मेरे हिसाब से तो बहुत प्रॉब्लम होगी दिल्ली पब्लिक को। और ये बंद करना और ये करने तो एक तरह से थ्रेट्स हैं और एक तरह से धमकियां हैं कि भाई क्या नाम है, और इकॉनमी को भी और पब्लिक को भी सबको प्रॉब्लम होगी। अब देखो, एक तो पेट्रोल कॉस्टली तो है, तो थोड़ा सा चीप पड़ता है, तो अगर CNG होगी तो ज़्यादा अच्छा है।
परेशानी तो ये है कि पेट्रोल इतना महंगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आम आदमी। तो जो फैक्ट्री मालिक हैं, अच्छे अच्छे रईस हैं, नेता लोग हैं, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास के कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे। दिल्ली में हर राज्य के लोग अपनी आजीविका के लिए रहने आते हैं। त्योहारों पर लोग अधिकतर अपने गांव त्योहार मनाने जाते हैं, जिससे कई बार आनंद विहार बस स्टैंड पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि अभी होली में कुछ समय बाकी है, लेकिन आनंद विहार बस स्टैंड पर अभी से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं टिकट कर्मचारियों का कहना है कि काफी बसें अभी इलेक्शन में लगाई गई हैं, जिससे लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। होली आने से ये समस्या भी खत्म हो जाएगी और लोगों को राहत भी मिल सकेगी। हमें करीब 4 घंटे हो गए यहाँ वेट करते करते, और हम दूर के सफ़र करके आते हुए परेशान हो गए। यहाँ इलेक्शन के चक्कर से हमें कोई बस नहीं मिल पा रही है। इलेक्शन बता रहे हैं काउंटर पे कि यहाँ यूपी में कोई इलेक्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से कि कोई बस नहीं मिल पाएगी। अब लेडीज़ को इतनी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी पैसेंजर भी वहाँ बैठी हुई है। बहुत बस में भीड़ है, और क्या है, ज़्यादा है। ऑटो से आओ तो 200-300 ऐसे मांग रहे हैं। वही बैठने में दिक्कत आती है थोड़ी, कोई खड़ा जाता है, किसी को सीट मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। इंतज़ार भी करना पड़ता है, भर जाती है, ज़्यादा जगह नहीं मिलती है तो दूसरी बस में का इंतज़ार करना पड़ता है। भीड़ आती रहती है, जाती रहती हैं। अभी धीरे धीरे चालू होगी भीड़। अभी टाइम ऐसा है कि गाड़ियाँ कुछ वहाँ गई हुई हैं तो परेशानी पड़ रही है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं चुनाव में। अभी 10 तारीख का चुनाव है 7 का, उसके बाद गाड़ियाँ आ जाएंगी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी पैसेंजर के लिए। गाड़ियाँ शॉर्टेज है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। फिलहाल पूर्वी